Well, let us consider the situation. We are discussing simple pendulum, right? हम अभी जो बात करना चाहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका इफेक्टिव लेंथ क्या है? इनफाइनाइट, वेरी लार्ज। ठीक, तो वैसी स्थिति में इसका जो टाइम पीरियड होगा वह क्या होना चाहिए, जरा इस पर विचार करते हैं। देखो इसके लिए हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया है, ये अर्थ, ठीक, इसका मास कितना है? कैपिटल है, और रेडियस क्या है? आर। और ये है सिंपल पेंडुलम, इसका लेंथ क्या है? एल, विच इज वेरी लार्ज, और बॉब का मास क्या है? स्मॉल एम। ठीक, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन है, इसको डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाता है, तो देखेंगे कि थीटा यदि स्मॉल है तो मोशन ऑफ द पेंडुलम विल बी सिंपल हार्ड। ठीक, और फिर देखेंगे इस सिचुएशन में उसके लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट? तो मास ऑफ द अर्थ इधर स्पेसिफिकेशंस लिख लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ यह क्या है? m। मास ऑफ द बॉब, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास क्या है? स्मॉल है। ठीक, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ ये है कैपिटल आर। और लेंथ कितना है पेंडुलम का? ऑफ द पेंडुलम वह है स्मॉल। जब लेंथ कहा जाए तो इफेक्टिव लेंथ ही समझना है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ द बॉब, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इफेक्टिव लेंथ। दीज आर द स्पेसिफिकेशंस। अब एक आप सोचो, किसी समय डिस्प्लेसमेंट इस पेंडुलम का थीटा है फ्रॉम द नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये थीटा है। अब देखते हैं कि इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो देखो, तो ये जो बॉब है, क्या अर्थ के कारण उस पर ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा, एंड दैट ग्रेविटेशनल पुल भी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वह r होगा, नियरली r। और इसका मास क्या है? m। और अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। तो बताओ, तो ये जो F एक्ट करेगा, F दिस इज इक्वल टू Gm बाई r²। ये ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन द बॉब, ठीक है, ड्यू टू द अर्थ के कारण से जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा ये है। अब इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम रिजॉल्व करते हैं। वन अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, एंड द अदर परपेंडिकुलर टू इट। तो देखो, तो अलोंग द स्ट्रिंग यदि हम ऐसे कंपोनेंट लें तो पहले देखें कि ये एंगल क्या है, ठीक है ना। इसको देखो तो यहाँ पर ओ सी, आई इसको हम ए कर लें, आई इस पोजीशन को बी कर लें, ठीक है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स जिसे हम कहेंगे वह ए बी है। अब जरा सोचो तो, क्या ओ सी बी एक ट्रायंगल हुआ? ये थीटा थीटा डैश है और इसको हमने एक्सटेंड किया है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल ज्योमेट्री कहती है इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा प्लस थीटा डैश। क्या ये जो एंगल है पर ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, ये जो एक्सटीरियर एंगल है थीटा प्लस थीटा डैश होना चाहिए। ये थीटा है, ये थीटा डैश है, दिस साइड हैज बीन एक्सटेंडेड तो ये थीटा प्लस थीटा डैश है। अब देखो तो, अब यहाँ पर ये जो F फोर्स ग्रेविटेशनल पुल है, इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक अराउंड द स्ट्रिंग लिया गया, तो अराउंड द स्ट्रिंग लेंगे तो यह कंपोनेंट होगा F cos थीटा प्लस थीटा डैश होगा। क्या और इसके परपेंडिकुलर ये इसके टेंजेंशियल हो जाएगा, ये कंपोनेंट जो आएगा देखो यह कितना होगा? F sin थीटा प्लस थीटा डैश। ठीक, ये जो F फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल जो ये बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, वह क्या होगा? एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक,
ये जो कंपोनेंट है f sin थीटा प्लस थीटा डैश, दिस विल ट्राई टू रीस्टोर द बॉब, इसको इनिशियल पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। तो यह जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्या f sin थीटा प्लस थीटा डैश होगा। हियर द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, f sin थीटा प्लस थीटा डैश। ठीक, जहां पर f ग्रेविटेशनल पुल है वो gmm by r स्क्वायर होगा और ये थीटा प्लस थीटा डैश हमने दिखाया है। ओके, आप जरा इसको सोचो, यह फिर एक बार आपको अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं हम लोग। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो कैसे लिखा, ठीक है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा x, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यह तो x पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये फोर्स जो लग रहा है वो तो ऐसे है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे, इसके फोर्स रिजल्टेंट लिखा f sin क्या है थीटा प्लस थीटा डैश। देखो तो वन थिंग इज मिसिंग है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और स्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सो नेगेटिव साइन मस्ट बी इंसर्टेड देयर, यहां पर हम नेगेटिव साइन रख दिया। अब जरा देखो तो थीटा एट थीटा डैश आर स्मॉल, यहीं पर भी काम किया जाए, इसलिए हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा डैश, है ना। थीटा थीटा डैश स्मॉल है तो उनका सभी स्मॉल ही होगा, तो क्या ये बात लिखी जा सकती है। अब इसी तरह देखो थीटा और थीटा डैश के हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो थीटा थीटा डैश के यहां पर देखो ये जो x थीटा है क्या l थीटा इक्वल टू x होगा, x जो है कॉर्ड है वह कितना l थीटा, यहां पर देखो ये एंगल थीटा है और ये देख रहे हो ये इसके रिकॉर्ड हुआ, तो l थीटा इक्वल टू x लिखेंगे, तो थीटा बताओ तो क्या होगा x बाई l। सिमिलरली यहां पे देखो ये यहां पर ACB है, इसमें इसको भी नियरली उसी तरह का कॉर्ड भी बना जाए, ये थीटा डैश है, तो बताओ तो यहां से यहां तक r है, तो AC इक्वल टू क्या होगा r थीटा होगा, r थीटा डैश दिस एंगल थीटा डैश, तो ये जो x होगा वह यहां से यहां तक क्या है r है, तो r थीटा डैश, तो थीटा डैश के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे यह x बाई r। देखो ये ज्योमेट्री जो है थोड़ा सा उसको देख लें, तो x को हम लोग थीटा को लिख सकते हैं x बाई l और थीटा डैश को लिख सकते हैं x बाई r। अब ये जो इक्वेशन है उसको फिर से लिखा जाए, लिखोगे तो क्या होगा, स्मॉल थीटा थीटा डैश के लिए उस इक्वेशन को लिखे, तो देखो क्या लिखेंगे m लेफ्ट, अच्छा m को रहने देते हैं d2x by dt स्क्वायर, राइट, माइनस देखो f की जगह क्या लिखे gmm by r स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो डायग्राम में हमने दिखाया है। अब बताओ तो sin थीटा प्लस थीटा डैश की जगह हमने क्या लिखा है थीटा प्लस थीटा डैश लिखा है, स्मॉल है। अब देखो तो ये d2x by dt स्क्वायर लिखा है इसको, और m को तुमने कैंसिल किया तो माइनस gm by r स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा के लिए क्या लिखा है x by l, x by l लिखे। अब बोलो थीटा डैश के लिए मैंने क्या लिखा x by r, x by r लिखे, क्या आप देखो ये देखो ये माइनस g लिखेंगे और यहां पर क्या लिखा है 1 by l प्लस 1 by r i into x, gm by r स्क्वायर हम जानते हैं ग्रेविटेशन पढ़ा है, gm by r स्क्वायर कुछ और नहीं वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। सिंस
GM/r² इज इक्वल टू G, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of the earth, surface of the earth. ठीक है, आई थिंक यू रिमेंबर दिस रिलेशन, है ना, इसको हम लोगों ने ग्रेविटेशन किया था। तो G, that is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, and that is given by GM/r². Is it alright? क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब तुम जरा देखो, ये जो x का कोफिशिएंट है G 1/L 1/r, ये कांस्टेंट है, और इसकी जगह पर यदि ओमेगा स्क्वायर लिखा जाए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। कैसे लिख सकते हो? yes. और ये किसका इक्वेशन है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है ना? तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए क्या होगा? इक्वेशन हमने जो पाया वो सिंपल हार्मोनिक का मोशन का है, इसका मतलब द पेंडुलम विल बी ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली। ओमेगा जब आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं ओमेगा कितने बराबर है। हमने ओमेगा लिखा है, किस लिए लिखा है? ओमेगा स्क्वायर कितना लिखा है इसके लिए? ओमेगा हियर, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या? G 1/L प्लस 1/r, क्या है ना? एंड दिस विल बी इक्वल टू 2π/t, है ना? ये t क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? दिस इज द टाइम टेकन इन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए, है ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या इतना लिख देंगे? तो टाइम पीरियड जो आएगा वो क्या आएगा जरा देखो तो, क्या 2π√1 ऐसे लिखेंगे G 1/L प्लस 1/r, ठीक है ना? देखो ये फाइनल है हम लोगों का, कह रहा है कि ये इनफाइनाइट है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इनफाइनाइट, है ना? हियर लेंथ ऑफ द पेंडुलम L is क्या? इनफाइनाइट। जब ऐसा है तो 1/L क्या होगा? That will be 0। नहीं, L इनफाइनाइट है तो 1/L will be 1 क्या होगा? 0 होना चाहिए। तब बताओ तो ये t कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होगा 2π√r, ऊपर चला जाएगा r/g। इनफाइनाइट लेंथ का यदि सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड जो होगा 2π√r/g। ये r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, और ये हम लोगों को याद होना चाहिए। इनफाइनाइट लेंथ का यदि सिंपल पेंडुलम है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2π√r/g होगा। ओके, आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बात किया था, उसमें एक प्रॉब्लम थोड़ा छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया, उसको देखते हैं। ये देखो इंक्लाइंड सरफेस है, दिस सरफेस इज स्मूथ, ये बॉक्स है, और इसके सीलिंग से एक पेंडुलम अटैच्ड है। दिस सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द बॉक्स। यदि ये बॉक्स ऐसे है, स्टेशनरी है, तो ये इसका डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना? If the box is left free, it will slide down the impact surface. Slide down, जब ये impact surface से होगा तो ये जो होगा इससे डिफ्लेक्टेड होगा,
और डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए वह हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए तो हमने बताया था कि पहला क्या करेंगे कि जितना एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन हम अपोजिट डायरेक्शन में उस पर इंपोज कर देंगे। ठीक, तो आप देखो तो बॉक्स इंक्लाइंड एक सरफेस के डाउन इंक्लाइंड सरफेस वह कितने एक्सेलरेशन से आएगा, तो g वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो जो ए जी एक्सेलरेशन बॉक्स का जो होगा वो बॉक्स कितना होगा, ये जी ऐसे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो डाउन द इंक्लाइंड सरफेस जो उसका एक्सेलरेशन होगा, देखो यहाँ डायग्राम बनाया है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ और ये देखो यहाँ से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होना चाहिए। तो जी का एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर, तो डाउन द इंक्लाइंड सरफेस जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा। तो ये जो बॉक्स होगा, बॉक्स will be moving down the inclined surface with acceleration कितना, g sin थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा से वो क्या होगा, ऐसे भी आएगा, तो उतना ही एक्सेलरेशन हम ऊपर लगा देंगे। तो ऊपर एक्सेलरेशन लगाओगे तो ऐसे लगा दो, इंपोज्ड एक्सेलरेशन इतना होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पहले से क्या था, सिंपल पेंडुलम के लिए हम जी पहले से देखा है और ये एक्सेलरेशन इधर लगाया, तो अब इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा जी इफेक्टिव होना चाहिए। ये एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री है, तो बताओ तो जी इफेक्टिव का स्क्वायर क्या होना चाहिए, जी का स्क्वायर प्लस जी साइन जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जी जी साइन थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा। पढ़ा है, बी के दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक क्या है, जी है, दूसरा जी साइन थीटा है, और दोनों के बीच का एंगल जो होगा 90 प्लस थीटा होगा। तो कैसे लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा। इसको यदि हम लिखते हैं तो जी स्क्वायर लिखोगे, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये जो होगा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखे तो क्या हो जाएगा 2g स्क्वायर। ठीक है ना, और साइन थीटा माइनस साइन थीटा आया है तो ये साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, और यह जो आएगा ये जी स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जी इफेक्टिव जो हम लोगों को मिला, जी इफेक्टिव वह होगा जी कॉस थीटा। अभी देख सकते हो कि ये जो इसका यदि इतना हमने अप्लाई कर दिया तो ये इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और जो बचेगा जी कॉस थीटा होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन करेंगे जो हम पहले से जानते हैं। तो देखो ये एक्सेलरेशन ये है, हमने इंपोज किया एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, इन दोनों के बीच आएगी थी 90 प्लस थीटा, और हम जानते हैं जी इफेक्टिव इतना होना चाहिए। दैट इज द मेथड, है ना, ऐसे करोगे तो ये आएगा। तो इफेक्टिव वैल्यू जो आया जी कॉस थीटा। अब यदि टाइम पीरियड हम लिखना है तो मैंने बताया था टाइम पीरियड जो लिखेंगे 2 पाई रूट ओवर बोलो क्या L बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव।
क्या 2 पाई रूट ओवर L बाई जी कॉस थीटा। नहीं, यदि इस पेंडुलम को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो वह ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेशन के टाइम पीरियड जो होगा L बाई जी कॉस थीटा। ठीक है ना? जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा यह नहीं होगा, वो डिफ्लेक्टेड होगा। वो जो अभी पोजीशन से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्टेड होगा और वो डिफ्लेक्टेड जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उससे यदि थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया जाए, ऐसे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देकर, तो दिस विल बी ऑसिलेटिंग लाइक दिस। और उसके लिए हम सीधे बहुत रिगरस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम जी इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे और सीधे उस कैलकुलेशन में रख, उसमें एक्सप्रेशन में रख देंगे एंड यू विल गेट द। तो क्या होना चाहिए 2 पाई रूट ओवर L बाई जी कॉस थीटा। इज द एक्सप्रेशन क्लियर? तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए मैंने बताया था, एक एग्जांपल और मैंने दे दिया। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। नाउ कंसीडर ए सिचुएशन। ये देखो सिंपल ये हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हम लोगों ने इसको देखा है और सिंपल पेंडुलम है। हम एक अलग बात जरा सोचना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है और अभी जो आगे हम पढ़ेंगे उस मेथड को हम यूज करेंगे। उसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी लगाकर हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, है ना? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसे यहीं से शुरू करते हैं। ये बताओ क्या है ये? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, राइट? दिस सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आप याद रखो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर? आप देखो तो ये अभी जो है आप देख रहे हो x इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ब्लॉक का, और यहाँ पर जब है तो इस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। इसको डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाता है तो ये ऑसिलेट करता है और ये यहाँ तक जाता है। ये प्लस ए है और ये क्या है? माइनस ए। ठीक है? यहाँ तक जा रहा है। मान लो किसी समय इसका डिस्प्लेसमेंट x है यहाँ पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट x हमें दिया यहाँ पर है। ये at any time t displacement of the block from the equilibrium position is this। और जब यहाँ पर है तो इसमें elongation स्प्रिंग में हो कितना है? x होगा। ठीक है ना? तो इसमें elongation x होगा तो there will be potential energy और हाफ x स्क्वायर होगा क्या? और ये ब्लॉक के साथ वेलोसिटी यहाँ पर है, वेलोसिटी v है। तो यदि v वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी विद द स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी एसोसिएटेड विद द ब्लॉक। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब है यहाँ पर, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वह क्या है? इज इक्वल टू v। तो बताओ तो टोटल एनर्जी जो होगा, है ना, वह कितने बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या इतना होना चाहिए? तो जब यहां पर है तो वेलोसिटी v है, तो बताओ तो कितने काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना? और इसमें एलोंगेशन x है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। इसके साथ ये तो इसी पर है, उसके पोजीशन में तो चेंज नहीं हो रहा है। ग्रेविटेशन पुल जैसे ऊपर जाता तब ना उसके पास चेंज करता तो पोटेंशियल एनर्जी होती कुछ, तो इसी को रेफरेंस माने तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। ठीक, विद द रेफरेंस ऑफ दिस सरफेस। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड दैट इज विद द स्प्रिंग। तो बताओ तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी और हाफ kx स्क्वायर क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। कैसा हुआ? नहीं, जब ये ऑसिलेट करता है तो जैसे इधर गया तो क्या होगा? जैसे अराउंड x बढ़ेगा ये तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी कांस्टेंट। ये जो होगा टोटल एनर्जी
एंड दिस इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो dE by dt वह क्या होना चाहिए? जीरो। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो। तो टोटल एनर्जी E को T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा? पहले dE by dt और ये जीरो होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो हाफ m v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो v स्क्वायर होता है d के रेस्पेक्ट में, तो 2v और फिर v को t के रेस्पेक्ट में dt प्लस हाफ v ix स्क्वायर तो 2x हो गया और फिर क्या लिखोगे? dx by dt, है ना? अब इसको तुम यहाँ 2 से 2 को यहाँ पर 2 से 2 को इससे कैंसिल करो, क्या? अब देखो तो ये dx by dt क्या है? v होगा और dv by dt क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो इसको उस फॉर्म में लिखा जाए तो लिखेंगे तो क्या होगा? जरा देखो तो इसको राइट किया जाए, जीरो इज इक्वल टू, देखो एम भी है, एम भी आइए d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या? dv बाई dt एक्सेलरेशन होगा तो dv बाई dt क्या उसको लिखेंगे एक्सेलरेशन, v की जगह हम dx बाई dt, v dx बाई dt, तो यहाँ पर लिखोगे तो k और यहाँ पर क्या है? v और यहाँ x, dx by dt, dx by dt की जगह हमने क्या लिखा है? ठीक है कि नहीं? तब जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों तरफ तुम mv से डिवाइड कर दो, mv से डिवाइड करोगे तो mv भी कैंसिल हो गया, तो d2x by dt स्क्वायर हो गई और प्लस mv से डिवाइड करोगे तो k by m होगा, v कैंसिल हो गया, x, तो क्या लिखोगे? तब हम लिख सकते हैं d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू g। देखो तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया? और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल हार्मोनिक नहीं, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाकर हम लोगों ने इसको प्राप्त किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कैसा है? अब जरा एच जो आएगा वह ए असाइड ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखा है? फाइव को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। यदि हम लोग टी जीरो पर ऐसा कहें कि यहीं पर है और वेलोसिटी है तो फाइव का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन अभी यदि जनरल यदि लिखा जाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यह होगा, और बाय गिवन इनिशियल कंडीशंस फाइव कैन बी डिटरमिन्ड, ठीक? और ओमेगा यहां पर कितने बराबर है? ओमेगा किसके लिखा है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, क्या? ठीक है, के बाई एम पे लिखा है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि टोटल एनर्जी सिस्टम का निकाल दिया जाए, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा एंड देन वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन। और तब हम देखेंगे कि यह जो मोशन का इक्वेशन है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। द सेम कांसेप्ट वी हैव टू अप्लाई हियर फॉर द सिंपल पेंडुलम, जिसका डायग्राम हमने बना के रखा है, ठीक है ना? अब इस कांसेप्ट को यहां पर अप्लाई किया जाए तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इसमें जरा सोचते हैं। देखो सिंपल पेंडुलम है हमारा, सिंपल पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ क्या है? मास ऑफ द बॉल m है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे थोड़ा डिस्प्लेस कर छोड़ देंगे, है ना? ये ऑसिलेट करेगा और एनी टाइम t, एट एनी टाइम t
डिस्प्लेसमेंट इज थीटा एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तुम देखो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने तो कह दिया, टोटल एनर्जी इसकी क्या होगी, क्या ये ऐसे ऑसिलेट करेगा ये? तो किसी समय उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो जरा देखो तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है ना? तो देखो इसी को रेफरेंस माना जाए तो यहीं पर पहले हम लोग देखें यहाँ पर थोड़ा टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है ना? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन इसका ये ओ इसको कहा जाए, आइए इसको ए कर दें, आइए क्वेश्चन क्लियर? तो यहाँ बताओ तो एट एनी टाइम टी, अच्छा पहले लेंथ कितना है इसका? लेंथ है, मास ऑफ द बॉल क्या है? बोलो, वाई स्मॉल है, ठीक है ना? एट एनी टाइम टी the angular displacement वह क्या है? थीटा है, ठीक है? टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, और उसको लिखा जाए E, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे? रोटेशनल मोशन है उसके पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लिख रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एम जी एच, ठीक है? इसी को रेफरेंस हम मानना है, तो यहां से इसकी हाइट एच है, तो इतने बराबर। तो यहां पर देखते हैं हियर आई कितना होगा? आई जो होगा क्या ml स्क्वायर होगा? ये व्हाट इज स्मॉल, तो ये देखो इस सेंटर एक पार्टिकल का ट्रीट करेंगे हम लोग, इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मास और यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसके अबाउट रोटेशन ही, ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो बॉब का होगा वो हम क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर। तो आई क्लियर हो गया वो, और एच कितना होगा देखते हैं, या एच तो इतना ही होगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा? एल है, और यहां से यहां तक क्या है? एल cos थीटा है। तो एच जो हम लिखेंगे एच वह एल, देखो ए एच बराबर हम यहां लिख सकते हैं ओ ए माइनस ये बी और इसको सी कर दिया जाए, ठीक है ना? ओ सी एल हो गया ओ ए, और जो ओ सी होगा वह कितना होगा? एल cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं एल ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, जो यह हाइट एच है यहां से इसी से ले रहे हैं, तो एल 1 माइनस cos थीटा। तो क्या ये लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू एल 1 माइनस cos थीटा। देन टोटल एनर्जी लिखोगे तो हाफ आई के लिए क्या लिखा? ml स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी, और h के लिए क्या लिखा? l 1 माइनस cos थीटा, ठीक? ऐसे लिखिए, ये टोटल एनर्जी हो गई। आप तो इसको लिखना चाहते हो, क्या करोगे? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, तो d by dt should be equal to 0. Since E total energy is constant, तो हम कहेंगे d E by dt
एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक, Yes, sir. तो यह बराबर इस इक्वल टू लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो हाफ एम स्क्वायर आइए क्या होगा 2 ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और प्लस यहां पर लिखोगे एम जी एल, ये कांस्टेंट है, ब्रैकेट में जो आएगा वहां पर लिखो तो ये 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन लिखोगे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो d थीटा बाई dt। तो देखो यहां से 2 से 2 को कैंसिल करो, नहीं, अब m l स्क्वायर और ओमेगा d ओमेगा बाई dt, ये देखो प्लस यहां पर क्या लिखेंगे m g l प्लस ये देखो ये साइन थीटा है यहां पर ये, और d थीटा बाई dt क्या है, ओमेगा, है ना, d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आइए हम जानते हैं यह क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी लिख दिया d थीटा बाई dt, हमने पढ़ा है। ये जो है वह क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेगा ना। अब तुम एक काम करो, यहां पर एम एल स्क्वायर फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा कितना है, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब इन सब चीजों को इसमें रखा जाए तो तुम क्या पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, कि आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और उसमें हम इसका यूज करेंगे, है ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। द सॉल्यूशन विल बी वेरी सिंपल। तब यहां पर यदि हम लिखेंगे तो देखो क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या लिखना है, ये 0 है ना, इज इक्वल टू 0। देखो तो हम लिख रहे हैं एल स्क्वायर ओमेगा, अभी पूरा नहीं दे रहे हैं, और यहां पर डी ओमेगा तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ओमेगा की जगह अब डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे तो फिर ये थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, और यहां पर लिखे तो क्या लिखेंगे, देखो एम जी एल लिख दिया, और ये ओमेगा और यहां पर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब तुम इसमें क्या करो, ये से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ एम एल स्क्वायर ओमेगा से डिवाइड करो, है ना, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, अब प्लस, अब इसमें भी इससे डिवाइड करोगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल जी बचेगा और नीचे क्या है एल, और यहां पर क्या होगा थीटा। आगे देखो तो क्या इसी जगह पर लिखा जाए तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए। ये ओमेगा डैश जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम करते हैं, जो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या ये जो इक्वेशन आया क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, क्या हम लोगों ने पढ़ा लिया। तो ओमेगा डैश जो आ गया, ओमेगा डैश यहां पर क्या रूट ओवर जी बाई एल, टाइम की यदि टी हो तो 2 पाई बाई टी, बताओ टी क्या है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, कैसा है, क्लियर, ये होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया और इसमें अप्लाई किया है कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है ना, उसका सॉल्यूशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है ना, और साइन ओमेगा डैश टी प्लस आई, ये देखो सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन हमारे पास है
डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन ओमेगा डैश क्या है रूट ओवर जी बाई एल। इसको फाई क्या है दिस इज द इनिशियल फेज एंड दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द इनिशियल कंडीशन। थीटा नॉट क्या है हाँ ये एम्पलीट्यूड है एंगुलर एम्पलीट्यूड ये कहा जाएगा एंगुलर एम्पलीट्यूड। अब पूछोगे एंगल वह कैसा होगा तो जैसे मान लो कि ये पेंडुलम यहां तक जाता है ये यहां तक जाता है क्यों और ये यहां तक कैसे आता है ये देखा है ये जो हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है थीटा नॉट यही क्या है ये बोलो यही है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो थीटा नॉट हुआ और फाई तो हम डिटरमिन करेंगे बाय द इनिशियल कंडीशंस और थीटा नॉट जो मैंने लिखा है वही एंगुलर एम्पलीट्यूड है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ उसका सॉल्यूशन ये लिखेंगे और इस तरह की कोई चीज आएगी तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये सीखा इसमें कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी हम पहले कंजर्व है और टोटल एनर्जी निकाल कर जो भी सिस्टम होगा उसको टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है क्या मोशन उसका सिंपल हार्मोनिक आता है। यदि इक्वेशन उस तरह का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम कंक्लूड करेंगे कि मोशन ऑफ द सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक ठीक और इसको हम कहीं जरूरत पड़ेगी तो अप्लाई करें। इज इट ऑलराइट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।